परम आदरणीय प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल जी, मेरे भाई और बहुत ही पुराने मित्र अनंत विजय जी, दुबे जी, विभाग में इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी संकाय सदस्य, शोधार्थी और प्रिय विद्यार्थियों और सिनेमा प्रेमियों, आप सभी को भारतीय सिनेमा के 110 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और साधुवाद, क्योंकि फिल्म हमारा जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है, चाहे हम किसी भी देश के किसी भी कोने में क्यों न रह रहे हो। और भारतीय सिनेमा तो शायद वैश्विक पटल पर भी एक अभिन्न अंग बन गया है। मैं अनंत जी जैसा विशेषज्ञ नहीं हूँ इस विषय पर, मैं अपने आप को एक सिनेमा प्रेमी के श्रेणी में रखता हूँ और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जूरी का सदस्य बनने का और FTI, SRFTI जैसे संस्थाओं के गवर्निंग बॉडी में रहने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मैं खुद थिएटर से जुड़ा हुआ रहा हूँ अपने युवावस्था से और इस कारण सिनेमा के प्रति हमेशा एक सकारात्मक रुझान रहा है, जिसके चलते IMC में मैं जब महानिदेशक था तो मैंने पहली बार FTI के डिजिटल सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन के कार्यक्रम FTI के सहयोग से वहाँ लेकर आया और माखनलाल में जब अवसर मिला सेवाएं प्रदान करने का तो मैं पिछले वर्ष ही हमने चित्र भारती राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का आयोजन यहाँ किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हमने यहाँ सिनेमा अध्ययन विभाग की शुरुआत की और आज ये सिनेमा अध्ययन विभाग डिप्लोमा से लेकर फिल्म में PhD तक हमारे एक विभाग में पूरी तरीके से हम लोग यहाँ प्रदान कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस हमको पूरे देश के विद्यार्थियों से मिला है। और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि संचार का सबसे सशक्त, क्योंकि हम जनसंचार की बात करते हैं तो मुझे भी ये हमेशा लगा कि हम जनसंचार की चर्चा भी नहीं कर सकते सिनेमा की चर्चा किए बगैर। और आज जो आपने विषय रखा है मैं समझता हूँ कि हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय सिनेमा की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है भारत के सकारात्मक रूप को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखना। कुछ एकाध अपवाद जरूर रहे होंगे, कुछ फिल्में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने होंगे जिनका कहीं ना कहीं भारत की गरीबी या भारत के पिछड़ापन इसको उजागर करके कुछ डॉलर कमाना रहा हो, लेकिन भारतीय सिनेमा ने भारतीय मूल्य, खासकर हमारे जो पारिवारिक मूल्य है, हमारे जीवन जीने का अंदाज है, इसको पूरे विश्व में लेकर गए। मैं कुछ उदाहरण देके कि किस तरीके से मैं जब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में गया था कुछ वर्ष पूर्व, तो मेरा कैब ड्राइवर ने मुझे नाना पाटेकर का वो एक मच्छर वाला पूरा डायलॉग जो है पूरा का पूरा सुना डाला। अभी भी जब वायरल हुआ तो एक पुराने सिनेमा, हिंदी सिनेमा सॉन्ग पर किस तरीके से एक गीत पर जो है एक पाकिस्तानी बिटिया जो है वो किसी शादी के समारोह में नाच रही थी और उस पर कई तरह के प्रतिक्रियाएं आई। लेकिन भारतीय सिनेमा का नए पीढ़ी तक भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, पूरा यूरोप, अमेरिका, मुझे आज भी याद है खुशवंत सिंह एक स्तंभकार हुआ करते थे अंग्रेजी में, हिंदुस्तान टाइम्स और इलस्ट्रेटेड वीकली के संपादक रहे हैं। उन्होंने एक बार अपना उनका बड़ा लोकप्रिय स्तंभ होता था विथ मैलिस टुवर्ड्स वन एंड ऑल, और उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं एक बार अमेरिका का किसी सुदूर शहर में मैं जब गया तो जब वाहन चालक को ये पता चला, टैक्सी ड्राइवर को, कि मैं भारत से हूँ, तो उन्होंने मुझे अपने बटुए से एक तस्वीर दिखाई, बटुए में रखी हुई संभाल के, और पूछा कि आप इन्हें जानते हैं क्या। तो उन्होंने देखा तो वो मधुबाला की तस्वीर थी
उन्होंने कहा बिल्कुल मैं जानता हूँ। तो टैक्सी ड्राइवर ने कहा जब आप भारत जाएंगे तो आप उनको मेरा सलाम कहिएगा। खुशवंत सिंह लिखते हैं कि मुझे हिम्मत नहीं थी उनसे बोलने की कि अब मधुबाला नहीं रही, क्योंकि उसका दिल टूट जाता, वो उतना उनको चाहता था। अब कहाँ अमेरिका में आप देखेंगे कि एक ज़माने में रूस और सोवियत संघ से जुड़े हुए जितने मुल्क हैं, वहाँ राज कपूर साहब जो है इतने लोकप्रिय थे, उनको राज पापा कहा करते थे। और आवारा हूँ, मेरा जूता है जापानी, ये गीत लगभग हर बच्चा गुनगुनाता था। आज भी मैंने कई राष्ट्राध्यक्षों को सुना है। मेरे खुद के कई विद्यार्थी उज़्बेकिस्तान और अन्य मुल्कों में रहे हैं, वो जब भी मिलते हैं तो कोई भारतीय गीत ही सुनाते हैं। वैश्विक स्तर पर जापान में रजनीकांत की इतनी लोकप्रियता है। पूरे दुनिया में किस तरीके से दक्षिण पूर्व एशिया में तमिल भाषी समुदाय जो है उनके बीच में भारतीय सिनेमा का बहुत बड़ा लोकप्रियता है, दक्षिण भारतीय विशेषकर तमिल सिनेमा का। हमने देखा कि ऑस्कर में सत्यजीत राय को किस तरीके से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, और इस बार जब नाटू नाटू और एलिफेंट विस्पर्स को सम्मानित किया गया, हम सब गौरवान्वित महसूस किए कि किस तरह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मान्यता है। और भारत की ओर आज बहुत बड़े सिनेमाकार पहले भी रहा है, लेकिन पहले अगर आप देखेंगे तो उस वक़्त जो भारत के प्रति जो रवैया था वो एक तरह से जिसको हम कहते हैं पैट्रनाइजिंग था, कि यहाँ गरीबी है, यहाँ जादू टोना है, यहाँ राजे महाराजे हैं। ऐसे कई फिल्में बॉलीवुड में हॉलीवुड में बनी हैं, हॉलीवुड में बनी हैं, विशेषकर जेम्स बॉन्ड सीरीज भी बनी है, जिसको भारत को एक रोमांटिसाइज करने का एक प्रयास किया गया था। लेकिन भारतीय सिनेमा का सही मायने में उसको जो मान्यता मिलनी चाहिए वो अब जाकर धीरे धीरे जो है वैश्विक स्तर पर मिल रही है, जबकि एक पीपल टू पीपल या जनमानस के स्तर पर भारतीय पत्रकारिता, भारतीय सिनेमा का एक व्यापक स्वीकार्यता समाज में रही है। चाहे वो मैंने जैसे कहा मध्य एशिया में रहा हो या यूरोप में या अफ्रीका में। आप सबने देखा होगा, खासकर यहाँ जो युवा पीढ़ी उपस्थित है, कि किल्ली पॉल, वो जो अफ्रीकन भाई बहन हैं, वो किस तरीके से भारतीय गीतों के अनुरूप वो नृत्य करते हैं। वो ठीक से शायद बोल नहीं पाते पूरा गीत, लेकिन वो लिप सिंकिंग करते हैं, और ये आज वो यूट्यूब में बहुत लोकप्रिय हो गए हैं और लोग उनको लाखों की करोड़ों की संख्या में लोग देखते हैं। और एक कारण उसका सिर्फ नाच गाना नहीं है। मुझे लगता है कि एशिया में तो सब लोग भारतीय जो मूल्य हैं, पारिवारिक मूल्य हैं, उनको लगता है कि ये हमारे ही जीवन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत का एक बहुत बड़ा प्रभाव, चाहे वो रामायण काल से हो, एक बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया और बाकी स्तरों पर रहा है। लेकिन उससे अधिक मैं समझता हूं कि जो भारतीय मूल्यों को लेकर एक स्वीकार्यता विश्व में, विशेषकर पश्चिम में, वो लुप्त होता जा रहा है वे मूल्य, इसलिए भी उसको जो है स्वीकार्यता प्राप्त है। भारत में हमने हर सिनेमा स्टाइल को अपनाया। हमने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, हमारे डॉक्यूमेंट्रीज, बेहतरीन डॉक्यूमेंट्रीज इस देश में बने हैं, हमारे यहाँ शॉर्ट फिल्म्स बने हैं। हमने टेक्नोलॉजी को अपनाने में कहीं कोई संकोच नहीं किया है। हमारे यहाँ आर्ट सिनेमा भी बना है, जिसको ऑफबीट सिनेमा भी कहा जा सकता है। हमारे यहाँ हर तरह का, मैं अभी कहीं चर्चा कर रहा था, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय में भी आज मैंने जैसे कहा कि सिनेमा अध्ययन विभाग ने कई कार्यक्रम आयोजित किया है, इसलिए मुझे बीच में थोड़ी देर के लिए जाना पड़ा। तो हमारे यहाँ सिर्फ एक फॉर्मूला काम नहीं करता। आपको लगता है कि एक फॉर्मूला काम करता है भारतीय सिनेमा में? पहले मुझे याद है लोग कहते थे कि भाई इसमें जो है एक विलेन, एक खलनायक, उसको डाल दो तो सिनेमा सक्सेस हो जाएगा। फिर लगा कि इसमें कुछ हिंसा डाल दो, तो हमने ऐसे भी फिल्में देखी जहां हिंसा को पराजित किया है, हिंसा को नकारात्मक दृष्टि से जो है
दिखाया गया है। 2 आंखें 12 हाथ से लेकर हमने न जाने कितने फिल्में देखी जहां हिंसा से कुछ नहीं उपलब्ध होता, आध्यात्म को महत्व दिया है, ऐसे फिल्में भी हमारे देश में बनी हैं। तो उसके बाद ये लगा कि कुछ बहुत ही सतही स्तर पर प्रोवोकेट करने वाले फिल्में उसको बनाया जाए, एक आइटम नंबर डाला जाए। वो कुछ दिन चली, लेकिन वो शाश्वत नहीं रही, उसकी सफलता सीमित थी। उसके बाद लगा कि कुछ हम एनिमेशन और जो टेक्नोलॉजी है 3D और बाकी सारा कुछ जो है हम लोग इसको लेकर आए। और फिर हमने देखा बाहुबली जैसे फिल्में हमने देखी, वो भी कुछ दिन चले। फिर हमने लोगों के जीवन पर आधारित फिल्में देखी। कभी हम सपने में नहीं सोच सकते थे कि टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसे फिल्में भारत में, कभी स्वच्छ भारत जैसे एक मिशन को लेकर फिल्में इस देश में कमर्शियली सक्सेसफुल होंगी। या मुझे अभी भी याद है, एक डॉक्टर की मौत बोल के एक फिल्म थी बहुत पहले, उसको कमर्शियली वो बहुत बड़ा सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन उसको आर्ट सिनेमा में सबने सक्सेस पाया। लेकिन लोगों का ये कहना था कि वैज्ञानिक फिल्में यहाँ चलती नहीं हैं। लेकिन हमने मंगलयान देखा तो हमने देखा कि अगर आप एक कहानी को बेहतर तरीके से बोल सकते हो और लोगों को आकर्षित कर सकते हो, तो उसमें न टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, न उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, न उसमें जो है वायलेंस की ज़रूरत है, न उसमें आइटम नंबर की ज़रूरत है। आप एक अच्छी कहानी को, चाहे वो शकुंतला देवी रही हो, तारे ज़मीन पर रहे हो, बहुत सारी ऐसी फिल्में आई, लगान रही हो, जिन्होंने इन सब फैक्टर्स को, इवन स्टार फैक्टर्स, सेलिब्रिटी की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, एक आध में तो कुछ स्टार्स रहे, लेकिन कई ऐसे फिल्में चली जिसमें स्टार्स कभी नहीं रहे। जिस तरीके से बाहुबली का और फिर ये RRR का, KGF का जिस तरीके से उत्तर भारत में स्वीकार्यता मिली, वो तो शायद उन लोगों को तो जो अभिनेता थे या उसके जो मुख्य नायक थे उनका बहुत ज़्यादा उत्तर भारत में उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद एक पैन इंडिया फिनोमेना हम देखते हैं। मुझे वो दिन भी याद है जब दक्षिण भारतीय सिनेमा का मजाक उड़ाया जाता था कि भाई ये इसमें तो लुंगी डांस होता है, और दूसरा जो है इसमें जो असंभव सिगरेट जिस तरीके से बीड़ी रजनीकांत पीते हैं और किस तरीके से, लेकिन वहाँ से लेकर हमने देखा कि किस तरीके से बाहुबली, RRR जैसे फिल्मों की जो स्वीकार्यता बढ़ी। और आज कई फिल्में, दृश्यम का पूरा सीरीज अब जो है, अब वो मलयालम में पहले बनता था, उसके बाद हिंदी में बनने लगा। लेकिन अब लेटेस्ट जो मैं अभी पढ़ रहा था तो उसमें ये समाचार आया है कि साइमल्टेनियस रिलीज होगा, मलयालम में भी बनेगा और हिंदी में ही उसका जो है बोर्ड, उसका जो अनुवादित जो भी होगा वो हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। अब कहने का मतलब है कि ये स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं हिंदी सिनेमा ने, विशेषकर हिंदी सिनेमा ने, मैं एकमात्र कारण नहीं कहूँगा, कई कारणों में भारत में एक एकता का भाव लाने में, एकात्मता के भाव लाने में भी सिनेमा का बहुत बड़ी भूमिका रही है। राजनीतिक कारणों से कुछ विरोध हिंदी का लेकर, कुछ एकाध दक्षिण भारत के विशेषकर एक ही प्रदेश में विरोध रहा, लेकिन हिंदी सिनेमा की स्वीकार्यता इवन उन प्रदेशों में भी रहा है। तो हिंदी सिनेमा अभी हम लोगों ने, आपने सबने देखा होगा, OTT में नेटफ्लिक्स का पिछले वर्ष एक विज्ञापन वो बड़ा लोकप्रिय हुआ। वो था दिवाली इन चेरापूंजी। समय मिले तो जरूर, जिन्होंने नहीं देखा आप जरूर गूगल में देखिए, दिवाली इन चेरापूंजी। और उसमें उन्होंने दिखाया है चेरापूंजी की बारिश, उसमें दिखाया है उन्होंने दिवाली वहाँ कैसे वहाँ के लोग मनाते हैं, मेघालय के लोग, और फिर वो मना नहीं पाते हैं
क्योंकि बारिश इतनी हो जाती है कि उनकी फुलझड़ियाँ बुझ जाती है, उनके जो आतिशबाजियाँ हैं वो नहीं कर पाते हैं वो, और फिर दिखाते हैं कि दिया बुझ जाते हैं, तो थोड़े मायूस होते हैं। तो उनमें बुजुर्ग कहते हैं कि चलो अंदर चल के हम दिवाली मनाते हैं, और अंदर वो नेटफ्लिक्स लगाते हैं और लाइट भी चली जाती है, लेकिन फिर वो मोबाइल में देखने लग जाते हैं और उसमें वही नाटू नाटू गीत। तो उत्तर पूर्व भारत में ये घटनाएं हो रही है। एक हिंदी का गाना जो है नाटू नाटू जो है, वो हिंदी वाला नाटू नाटू वो उसमें दिखाया जा रहा है, और दक्षिण भारत की एक फिल्म का एक सीन है। तो ये एक प्रतीक भी है किस तरीके से भारत को एक जोड़ने का जो, और ये स्वीकार्यता है। मेघालय जहाँ हिंदी भाषा बाहुल क्षेत्र नहीं है, लेकिन वहाँ भी हिंदी को लेकर जो एक स्वीकार्यता है, ये मैं समझता हूँ कि ये, और इसका एक कारण हिंदी समावेशी रही है, हिंदी सिनेमा समावेशी रही है। हिंदी सिनेमा ने भारत के हर व्यक्ति को मौका दिया, सबसे काबिल लोगों को मौका दिया। बंटवारे से पहले कई काबिल लोग यहाँ थे, वो लोग पलायन करके चले गए, लेकिन वहाँ के लोग खुद मानते हैं सरहद पार में कि आज टैलेंट को अगर कहीं जगह मिलती है तो वो भारत में मिलती है। और इसलिए दक्षिण भारत के बड़े बड़े जितने भी हमारे, चाहे वो वहीदा रहमान से लेकर हेमा मालिनी, श्रीदेवी, जयाप्रदा, जितने भी हमारे, और अब विद्या बालन अभिनेत्रियां रही हो, ये सब दक्षिण भारत से हैं। बंगाल से भी सुचित्रा सेन से लेकर एक पूरी परंपरा काजोल तक रही है कि बंगाल में रानी मुखर्जी, और उत्तर पूर्व से लोग रहे हैं, पूर्वी भारत से रहे हैं, उत्तर भारत के तो रही हैं। इवन विदेशियों को यहां मौका मिला है, चाहे किसी भी भूमिका में क्यों ना हो, चाहे वो नोरा फतेही रही हो या पाकिस्तान के कोई रहा हो। आप देखते हैं कि जिसके पास टैलेंट है उसको भारतीय सिनेमा ने एक मंच दिया है। दक्षिण भारत के आप सिनेमा में देखेंगे, जैसे उत्तर भारत के सिनेमा में जो अभिनेत्री अक्सर दक्षिण भारत से आते हैं, वैसे ही दक्षिण भारत के सिनेमा में अक्सर जो अभिनेत्रियां हैं वो उत्तर भारत से। ये बहुत ही रोचक विषय है अध्ययन का, और उनकी बहुत बड़े व्यापक स्वीकार्यता है, चाहे वो सिमरन रही हो या काजल अग्रवाल रही हो, बहुत सारे, उनका बहुत स्वीकार्यता है दक्षिण भारत के फिल्म में। निदेशक, कितने बड़े बड़े निदेशक जो है दक्षिण से इधर आए, उन्होंने फिल्में बनाई। अभिनेताओं को भी कमल हसन से लेकर माधवन तक सबकी स्वीकार्यता रही है। तो एक भारतीय सिनेमा राष्ट्रीय एकता का एक बहुत बड़ा प्रभावी मंच रहा है, जहां हम अभिनेता का जाति, मजहब, भाषा, ये हमारे लिए मायना नहीं रखा। अगर मायना रखते तो शायद, जैसे अभी अनंत जी कह रहे थे, तो कितना भी लोग आरोप लगाए राजनीतिक ध्रुवीकरण और बाकी सब चीजों का, तो शाहरुख खान का मूवी इतना स्वीकार्य नहीं होता। सब कुछ राजनीति में कितना भी लोगों ने वो कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो मैसेज दिया, जो अनंत जी ने जिसका जिक्र किया, कि सिनेमा को किसी उस नजर से हमको कभी देखा नहीं है, न लोगों ने देखा, न सिनेमा जगत के लोगों ने देखा। कुछ आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगे हैं कि सिनेमा में कुछ परिवारों के लोगों को रहता है। मुझे लगता है कि अपनी जगह हुआ होगा, कुछ प्रमुखता मिली होगी, महत्व मिला होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि वो तो हर क्षेत्र में ऐसा ही है। चाहे वो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, वो एक दूसरे को प्रेफरेंस देते हैं, कभी कभी टीचर्स भी देते हैं, अन्य क्षेत्र के लोग भी देते हैं कि अपने क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के परिवारजनों को थोड़ा महत्व देते हैं। लेकिन चाहे वो कितना भी महत्व दे जाए, अगर काबिलियत नहीं है, क्षमता नहीं है, तो हमने देखा है कि कई, मैं नाम लेना उचित भी नहीं होगा,
लेकिन कई लोग, बड़े लोगों के, सिनेमा जगत के बड़े सितारों के बच्चे उतारे गए बड़े धूमधाम से। किसी की तो पहली फिल्म ही पिट गई, किसी का एक फिल्म के बाद कभी हमने सुना नहीं उनके बारे में। तो ये क्षमता है। अगर फिल्म में अगर टिके रहे कोई, तो ये उनके क्षमता के वजह से, उनकी काबिलियत की वजह से। वरना भारत की जो जनता है, सिनेमा प्रेमी है, वो कम से कम परिवारवाद में विश्वास नहीं करती है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उस टैलेंट को वो जो है सलाम करती है, टैलेंट को सपोर्ट करती है। ये भारतीय सिनेमा प्रेमी का हमेशा रहा है, चाहे वो उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से पश्चिम हो। और ये मैं समझता हूं कि भारतीय सिनेमा ने हमारे, चाहे वो नया दौर हो जहां हमने वो फिल्म साथ ही हाथ बढ़ाना, एक नए भारत के निर्माण के लिए आह्वान करना, बहुत बड़े एक जो नए राज्य में, एक नए देश में हमें बहुत सारे सपने हमने देखे, उसको साकार करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। हमने राष्ट्रपिता गांधी जी के संदेश को किस तरीके से हमने जो है जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की। फिल्म एक प्रभावी मंच बन गया है। मैंने आपको उदाहरण दिया, हमारे मित्र हैं कामाख्या नारायण सिंह जी, निर्देशक हैं। उनका एक सिनेमा फिल्म आई थी भोर, जिसको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इस तरीके से बहुत सारे फिल्में स्वदेशी को लेकर, स्वच्छता को लेकर, ऐसे फिल्में राज कपूर ने बनवाई जहां जो डाकू और बागी थे उनको किस तरीके से हम प्रेरित करें आत्मसमर्पण के लिए, आतंकवाद के खिलाफ देशभक्ति का भाव लोगों के अंदर जगाने के उद्देश्य से, लोगों के अंदर वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक विषयों से जुड़े हुए फिल्में लगातार बनती रही। मैं अंतिम एक दो बात कहकर, क्योंकि हम सब उत्सुक हैं अग्रज को सुनने के लिए, तो मैं अंतिम एक दो बात जरूर कहूंगा कि अब फिल्म एक जनता का माध्यम बन गया है। टेक्नोलॉजी ने इतना विकेंद्रीकरण कर दिया है कि अब ये चंद घरानों तक सीमित नहीं रही है। ये भारतीय सिनेमा का जो लोकतांत्रिकरण हो रहा है और विकेंद्रीकरण हो रहा है, ये महत्वपूर्ण है। डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेमोक्रेटाइजेशन, टेक्नोलॉजी ने डेमोक्रेटाइज कर दिया है। आज इसी मोबाइल फोन के माध्यम से मैं आज फिल्में बनाता हूं, मेरे विद्यार्थी बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनते हैं, जो आज वीडियो फिल्म कॉम्पिटिशंस, यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस में उसके जूरी में मेंबर रहा हूं। वीडियोस को हम जो है हम देखते हैं कि फिल्में जो है बनाया जा रहा है। हमने इसी तरीके से देखा कि आज शॉर्ट फिल्म्स तो अपनी जगह है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स, इतने फिल्म फेस्टिवल्स, और मैं इस दिशा में माननीय कुलपति जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो चित्र भारती ने जो एक आंदोलन लेकर भारतीय चित्र साधना की ओर से जो चित्र भारती फिल्मोत्सव, आज हर जिले में, हर राज्य में फिल्म सोसाइटीज बन रही है। हमारे भोपाल में सतपुड़ा फिल्म सोसाइटी है। हर स्तर पर सिनेमा को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रयास किया जा रहा है, एक पीपल्स मूवमेंट, एक जन आंदोलन चित्र भारती आज तैयार कर रहा है, जिसके तहत शॉर्ट फिल्म्स उन परिवार, सिर्फ बड़े बड़े लोगों तक नहीं, सिनेमा के विद्यार्थियों को, सिनेमा के जो प्रेमी हैं उनको किस तरीके से सिनेमा जगत से जोड़ा जाए, उनको एक मंच कैसे प्रदान किया जाए, एक प्रतिष्ठित मंच कैसे प्रदान किया जाए। हम सिनेमा एजुकेशन को हम डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं। मैं खुद बता रहा हूं, एफटीआई में जब मैं गवर्निंग बोर्ड में था, हम लोगों ने जो एफटीआई पहले बहुत सीमित संख्या तक जो है सिनेमा स्टडीज में सीट इतने कम हुआ करते थे, इतने कम हुआ करते थे, हम कभी कोई सपना नहीं देख सकता कि एफटीआई में जाएगा। लेकिन एफटीआई ने अब महीने भर का कोर्स पूरे देश में, अरुणाचल प्रदेश में,
दूर दराज के इलाकों में, स्कूल में, कॉलेजों में जो है जाके वो 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का कोर्सेस करा रहे हैं, ताकि एक बार विद्यार्थी जो है उससे जुड़ जाए उस विषय के साथ, वो आगे चलकर एक अच्छा फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक, सिनेमेटोग्राफर बन सकता है। और अब उसी एफटीआई के प्रेरणा से, चाहे माखनलाल हो या अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय हो, जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है सिनेमा को एक मंच प्रदान कर रही है। ये भारत में जो सिनेमा शिक्षा का जो लोकतांत्रिकरण हुआ है, विकेंद्रीकरण हुआ है, जो चंद एकाध सिनेमा, एक एसआरएफटीआई कोलकाता में और एक एफटीआई आपके पुणे में, यहां तक सीमित था। लेकिन आज जो है विभाग खुल रहे हैं कई जगह। हमारे मध्य प्रदेश में जो है बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट हमने घोषित, मतलब हमारा नेशनल फिल्म अवार्ड्स हमको मिला है। आज हम फिल्मों को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, पूछिए मत। एक फिल्म कल्चर डेवलप कर रहे हैं, हम विकसित कर रहे हैं, एक फिल्म संस्कार। और ये फिल्म संस्कार न सिर्फ फिल्म निर्माताओं के लिए है कि जहां हम भारतीय मूल्यों को देखें, जहां हम पूरे परिवार मिलकर फिल्म देख सके। बीच में एक ऐसा दौर भी आया जब ऐसे फिल्में बनने लगी, अश्लीलता परोसने लगी, जिसके चलते माता पिता अपने बच्चों के साथ फिल्म नहीं देख सकते थे। ऐसे गंदी गाली गलौज ओटीटी के माध्यम से और जगह चलने लगी, जिसने मजबूर किया एक ऐसा भारतीय चित्र साधना का एक हस्तक्षेप का, जिसका उद्देश्य ही था कि हम स्वच्छ सिनेमा बनाएं, अच्छा सिनेमा बनाएं, जिसका उद्देश्य मनोरंजन करना ही है, साथ में शिक्षित भी करना है और साथ में हम सबको प्रेरित भी करना है। सिनेमा का उद्देश्य मात्र मनोरंजन नहीं है, मनोरंजन भी आवश्यक है। हम लोग जब हताश निराश जीवन के संघर्षों से हो जाते हैं तो वो 3 घंटा एक तरह से किसी बगैर कोई नशा लिए हम लोग एक अलग दुनिया में हस्तांतरित हो जाते हैं और वहाँ हम अपने आप को बहुत हल्का महसूस करते हैं कि हाँ, हम वहाँ नृत्य भी है, गीत भी है, पूरा जीवन है, जीवन के संघर्ष के कथाएं भी है। तो वो सब मिलकर देखना चाहते हैं। उसमें गाली गलौज और अश्लीलता, क्योंकि हमारे साधारण जीवन में इतना गाली गलौज नहीं है। जबरदस्ती बातचीत में हमारे आम हो सकता है 2 विद्यार्थी आपस में बात करें तो हो सकता है कुछ शब्दों का प्रयोग हो, लेकिन हम परिवारों में कहाँ सुनते हैं गाली गलौज से बातचीत, जो हमें ओटीटी में दिखाया जाता है? नहीं होता। समाज में कहाँ हम लोग आपस में बात करते हैं तो कहाँ होता है? तो हमारा समाज को तो प्रतिबिंबित नहीं कर रहा, वो कुछ और प्रतिबिंबित कर रहा है। तो हमारे समाज से जुड़ा हुआ, हमारे समाज के मुद्दों को लेकर, और जो एक सकारात्मक पहलू जो दिखने को लगा है वो है कि अब सिनेमा मात्र सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, सिनेमा सिर्फ मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं कि हमारे सामने समस्याएं क्या है। सिनेमा अब समाधान परख हो गया है। सिनेमा अब नकारात्मक नहीं है। एक मजदूर अपना दिन भर के संघर्ष के बाद जब सिनेमा घर में जाता है तो वो रोने धोने के लिए नहीं जाता है, वो उधर से निकलना चाहता है, अपने दैनिक संघर्षों से निकलना चाहता है। वो चाहता है कि मैं वो 3 घंटे आनंद का आस्वादन करूं। वो एक प्रयास आज है जहां हकीकत अपनी जगह है। सिनेमा का काम किसने कहा कि रियल लाइफ को दिखाना है? रियल लाइफ तो हमारी चारों तरफ है भाई। देख लो, खिड़की खोलो, दरवाजा खोलो, बाजार में उतरो, सच्चाई देखना है तो सिनेमाघर में वो 3 घंटे में ही देखने का क्यों कसम खा रखी है? जाइए देखिए हर जगह। रियल लाइफ के साथ एक आदर्श समाज को भी दिखाना है। हमारे जीवन में जो आदर्श लुप्त हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, उनको भी दर्शाना है कि हमें जीवन ऐसे जीना है, उदाहरण पेश करना है। जब हम बड़े बड़े वीर सूरमाओं के हम सिनेमा आज देखते हैं, बायोपिक्स देखते हैं, उनके जीवनी हम देखते हैं, तो उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं समाज को प्रेरित करना भी है। तो सिनेमा का कहीं ना कहीं उद्देश्य मात्र मनोरंजन करना नहीं है, समाज को शिक्षित भी करना है, समाज को प्रेरित भी करना है। और मुझे खुशी है कि कई अपवादों के बावजूद, कई कमियों के बावजूद, कुछ सवाल मैं देख रहा था कि कुछ विषय उठाए गए, बिल्कुल सार्थक है। मुझे मेरी कोई बहस नहीं है उन विषयों को लेकर। मैं मानता हूं कुछ लोगों ने कुछ एजेंडे के तहत फिल्में बनाई हैं, लेकिन सवाल यह है
मेरे लिए बड़ा सवाल यह है कि हम भारतीय जो सिनेमा प्रेमी हैं उसने फिल्मों को किस तरीके से लिया, उसको किस तरह की फिल्में चाहिए। और बहुतायत या बहुसंख्यक फिल्म निर्देशकों ने, फिल्म निर्माताओं ने अच्छी फिल्में बनाने की प्रयास की। सिनेमा में कोई आर्ट कमर्शियल नहीं होता है, सिनेमा में अच्छा सिनेमा होता है और उतना अच्छा नहीं सिनेमा होता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि सिनेमा में कोई भी निर्देशक नहीं चाहता होगा कि वो बुरा फिल्म बनाए। अगर कोई भी काम अगर कोई करता है, आप और हम किताब लिखते हैं, हम लोग सब शोधार्थी हैं, हम लोग सब एकेडमिक लोग हैं, तो हम कहीं ये तो नहीं सोचते कि मैं एक खराब किताब लिखूं या एक खराब लेख लिखूं। लेकिन ये भी अच्छा प्रयास करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं। हमें वो मंच प्रदान करना है ताकि हम अच्छे स्क्रिप्ट राइटर तैयार करें, अच्छे डायलॉग राइटर तैयार करें। ये हमारे जैसे, आपके जैसे सिनेमा अध्ययन विभागों का दायित्व है। मेरा एक स्टूडेंट है दुर्गेश सिंह, जिन्होंने OTT और वो पंचायत और गुल्लक जैसे सीरीज लिखी है, हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। हम तो उनका सेशन कराते हैं। अच्छा स्वस्थ सिनेमा के स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे किया जाए। कंटेंट की कमी है, क्रिएटिविटी की कमी है, रचनात्मकता की कमी है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय फिल्म जगत में टैलेंट कहीं दबा हुआ है। वही तो हमारे सामने चुनौती है। उस टैलेंट को हमको एक मंच प्रदान करना है। और मुझे भरोसा है कि आपके प्रतिष्ठित संस्थान, विश्वविद्यालय और हमारे जैसे संस्थान, हम सब मिलकर सिनेमा जगत में एक साइलेंट रेवोल्यूशन लाएंगे और ऐसे प्रतिभाओं को हम तैयार करेंगे जो भारतीय सिनेमा को आगे समृद्ध बनाएगा और जन जन के जीवन को प्रभावित करेगा। सकारात्मक दृष्टि से ये मेरा भरोसा है। पुनः माननीय कुलपति जी और आपके विभाग को धन्यवाद कि आपने मुझे अपने विचार साझा करने का एक अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।